जब भी हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कंपनियां, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर इन कंपनियों की जगह हम सीधे बाजार के उस इंजन में ही इन्वेस्ट करें जो इन सबको चलाता है। आज हम इसी मजेदार टॉपिक को समझेंगे और जानेंगे निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स के बारे में। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होगा कैसे? शेयर बाजार के अपने इंजन में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है उन कंपनियों में पैसा लगाना जो पूरे बाजार की मशीनरी चलाती हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकरेज फर्म्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां। इस मौके में कितना दम है, ये समझने के लिए जरा एक उदाहरण देखते हैं। बीएसई लिमिटेड यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जानते हैं पिछले 5 सालों में इसका रिटर्न कितना रहा? प्लस 1367%। है ना चौंकाने वाला? इससे पता चलता है कि मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना जबरदस्त पोटेंशियल है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये हाई ग्रोथ मार्केट इंजन आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि इसके इतने शानदार परफॉर्मेंस के पीछे क्या वजह हैं। इसके बाद इस इंडेक्स के बड़े खिलाड़ियों से मिलेंगे। हाँ, इसमें छुपे रिस्क्स पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में एक इन्वेस्टर के लिए क्या टेक अवे है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स है क्या भला? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये इंडेक्स उन इंडियन कंपनियों को ट्रैक करता है जो हमारे कैपिटल मार्केट की, कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। मतलब इसमें स्टॉक एक्सचेंज आ गए, डिपॉजिटरीज आ गईं, ब्रोकरेज फर्म्स और हाँ, एएमसीज यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भी। बेसिकली ये पूरे फाइनेंशियल मार्केट के इकोसिस्टम का एक स्नैपशॉट है। तो इस इकोसिस्टम में आता कौन कौन है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज हो गए जहां सारी ट्रेडिंग होती है, एएमसीज हो गई जो हमारे म्यूचुअल फंड्स देखती हैं, फिर डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग हाउस जो हमारे शेयर्स को सेफ रखते हैं, और ब्रोकरेज कंपनियां जिनके जरिए हम ट्रेड करते हैं। और हाँ, आजकल तो फिनटेक प्लेटफॉर्म्स भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, तो परफॉर्मेंस कैसी रही है इस पूरे इकोसिस्टम की? पिछले 5 सालों में इस इंडेक्स ने 42.35% का टोटल रिटर्न दिया है। ये काफी मजबूत नंबर है ना? इससे साफ पता चलता है कि कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों ने कितनी तेजी से ग्रो किया है। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, जहां इतनी तेज ग्रोथ होती है वहां रिस्क भी अक्सर ज्यादा ही होता है। अब सवाल ये है कि आखिर इस सेक्टर में इतनी तेजी आई क्यों? इसके पीछे वो कौन सी हवाएं हैं, या जैसा कि मार्केट की भाषा में कहते हैं, कौन से टेल विंड्स हैं जो इसे आगे धकेल रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर 4 बड़ी वजह हैं। नंबर 1, डिजिटाइजेशन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से अब किसी के लिए भी मार्केट में आना कितना आसान हो गया है। दूसरा, एसेट मैनेजमेंट की ग्रोथ, मतलब म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज में जो जबरदस्त उछाल आया है। तीसरा है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में बढ़ती एक्टिविटी। और चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल अप। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डिपॉजिटरीज जैसी कंपनियों का रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाता है। और फ्यूचर को लेकर ये एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। मीडियम से लॉन्ग टर्म का आउटलुक काफी अच्छा लगता है। बस शर्त यह है कि इंडिया में कैपिटल मार्केट और गहराता जाए। अब ये गहराने का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। यानी जब लोग अपनी बचत को सोने या प्रॉपर्टी से निकालकर स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पर लगाते हैं। और सच कहूं तो यही इस सेक्टर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर है। चलिए अब मिलते हैं इस इंडेक्स के असली बाहुबलियों से, यानी इसके हैवीवेट से। एक बात जानना बहुत जरूरी है, ये इंडेक्स बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब कुछ ही कंपनियों के कंधों पर इसका पूरा भार है। सोचिए, अकेले बीएसई लिमिटेड का वेटेज करीब करीब 27% है। इसके बाद आते हैं एचडीएफसी एएमसी, एमसीएक्स और सीडीएसएल। हालत ये है कि टॉप की सिर्फ 5 कंपनियां ही इंडेक्स का 65% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करती हैं। तो टॉप पर कौन है? बीएसई, हमारा स्टॉक एक्सचेंज। फिर है एचडीएफसी एएमसी, एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एमसीएक्स, इंडिया का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज। सीडीएसएल, जो डिपॉजिटरी सर्विसेज देती है। और कैम्स, जो म्यूचुअल फंड्स को टेक्नोलॉजी का सहारा देती है। सीधी सी बात है, इन गिनी चुनी कंपनियों की परफॉर्मेंस ही पूरे इंडेक्स का भविष्य तय करती है। अच्छा, ग्रोथ की बातें तो बहुत हो गईं। अब जरा जमीन पर आते हैं और बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि जितनी जरूरी ग्रोथ स्टोरी समझना है उतना ही जरूरी है कि इसके खतरों को भी जान लें। कहते हैं ना, एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वही हाल इस सेक्टर का है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है,
कैसे? जब मार्केट में तेजी होती है, ज्यादा लोग आते हैं, तो इन कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन जैसे ही मार्केट में मंदी आती है, लोग ट्रेडिंग बंद कर देते हैं और इन कंपनियों की कमाई धड़ाम से नीचे। इसी को कहते हैं साइक्लिकलिटी, मतलब इनका बिजनेस मार्केट के मूड के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। और भी कुछ रिस्क हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे रेगुलेटरी चेंजेस। सोचिए, सेबी ने कोई नया नियम लगा दिया तो इन कंपनीज के मार्जिन पर सीधा असर पड़ सकता है। फिर नए नए फिनटेक प्लेटफॉर्म से जो कंपटीशन बढ़ रहा है, वो एक अलग ही सिरदर्द है। टेक्नोलॉजी को मेंटेन और अपग्रेड करने का खर्चा भी बहुत है। और हाँ, लिक्विडिटी रिस्क। अगर मार्केट में लोग आना कम हो गए तो इन सब का रेवेन्यू सीधा सीधा गिरेगा। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद एक इन्वेस्टर के लिए क्या टेक अवे निकलता है? चलिए इस हाई ग्रोथ हाई रिस्क प्रोफाइल को समेटते हैं। लब्बो-लुआब ये है कि ये इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की ग्रोथ स्टोरी पर एक थीमैटिक दांव है, एक ग्रोथ ओरिएंटेड प्ले। ये उन लोगों के लिए है जो इंडिया की फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी पर यकीन करते हैं और साथ ही इसमें आने वाले उतार चढ़ाव को झेलने के लिए भी तैयार हैं। तो चलिए, 3 सबसे जरूरी बातें जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली, हाई ग्रोथ तो हाई रिस्क भी, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। दूसरी, ये एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट है, मतलब कुछ गिनी चुनी कंपनियों का परफॉर्मेंस ही सब कुछ तय करेगा। और तीसरी, जो इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी को मजबूत बनाती है, वो है इंडिया की सेविंग्स का फाइनेंशियलाइजेशन। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जैसे जैसे इंडिया की सेविंग्स गोल्ड और प्रॉपर्टी से निकलकर फाइनेंशियल मार्केट्स में आ रही हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि मार्केट का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही असली और सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी है? सोचिएगा जरूर।